हेलो, वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज का आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर अरुणाचल टाइम्स डेट 25 नवंबर 2025 का हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले अरुणाचल्स याक चुरपी गेट्स जीआई टैग। ओके। सो रिसेंट न्यूज़, आपका जो लास्ट न्यूज़ था उसमें भी आप देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश का जो दाव है उसको जीआई टैग मिला है। ठीक है। सो फिर से आज का जो डेट है, अरुणाचल का जो याक चुरपी है उसको जीआई टैग का मतलब सैंपल स्टैम्प मिला गया है। तो ये अरुणाचल का सेंचुरी ऑल हाईलैंड स्टेपल याक चुरपी है। और आवर डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोंगनामिम, ठीक है, उसने अपना जो पोस्ट है वहाँ में वो जीआई टैग को बहुत ही मतलब जो याक चुरपी का जो जीआई टैग मिला है उसको बहुत ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को बहुत प्राउड मोमेंट का है ना, प्राउड मोमेंट एज वेल एज प्राउड प्राइड फॉर द अरुणाचल प्रदेश उन्होंने बताया है। ठीक है। सो ये जो प्रोडक्ट है ये आपका जीआई टैग का रजिस्टर्ड नंबर 809 के अंदर में इसको रजिस्टर्ड किया गया है। और इसका रिकग्नाइजेशन जो आपका जो कल्चरल स्टैंडिंग एज वेल एज मार्केट जो वायबिलिटी है उसको एलिवेट करता है। ठीक है। सो दिस रिकग्नाइजेशन इट विल बूस्ट द लोकल प्रोडक्ट्स, है ना, लोकल प्रोडक्ट्स को बूस्ट करेगा। एंड इट विल ऑल्सो बूस्ट द वैल्यू फॉर देयर कम्युनिटीज। ठीक है। सो अबाउट द जीआई टैग का फुल फॉर्म है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इट्स एन एस्टाब्लिश मतलब सिस्टम वेयर ए स्पेसिफिक प्रोडक्ट, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर रीजन इज फॉर्मली रजिस्टर्ड बाय द गवर्निंग बॉडीज इन द कंट्री। सो इन इंडिया ये एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर आता है जिसको हम जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्ट एक्ट ऑफ 1999 से लागू करता है। तो इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग फूड कौन है? रिमेंबर, एग्जाम के लिए स्पेशली प्रीलिम्स का और एपीएसएसबी लोग में भी ज़रूरी होगा। दार्जिलिंग टी सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट है इंडिया का जो जीआई टैग मिला है 2024 और 2004 और 5 में। उसके अलावा अभी तक जुलाई 2025 तक का रिकॉर्ड जो है, इंडिया में 658 जीआई टैग प्रोडक्ट पाया गया है। ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश और जीआई टैग का बारे में अगर देखेगा तो अरुणाचल का फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट जो आपका वाक्रो ऑरेंज जिसको हम बोलता है इदुमिस्मी टेक्सटाइल, है ना, इदुमिस्मी टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट्स, आपका 2014 में इसको जीआई टैग दिया गया था। ठीक है। उसके अलावा अरुणाचल में अभी अराउंड टोटल ऑफ 20 इंडिजिनियस प्रोडक्ट हैज रिसीव द जीआई टैग्स। ठीक है। सो रिसेंटली आपका अरुणाचल प्रदेश का जो दाव है उसको रिसेंट दो मतलब 22 नवंबर को दिया गया था जीआई टैग। उसके अलावा अभी रिसेंटली आपका ये 24 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश का जो यक है, यक चुरपी, ए फर्मेंटेड यक मिल प्रोडक्ट, उसको जीआई टैग का रजिस्ट्रेशन मिला है। ओके। सो एग्ज़ाम में सबसे पहले प्रीलिम्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि प्रीलिम्स में आपको अरुणाचल का जो सेक्शन है, सिंस नॉर्थ ईस्ट का सिलेबस स्पेशली अरुणाचल आपका प्रीलिम्स में भी आया है। और एज वेल एज जो एपीएसएसबी का सिलेबस में है वहाँ में आपको फर्स्ट जीआई टैग पूछा जा सकता है, कितना जीआई टैग है पूछ सकता है, रिसेंट जीआई टैग जो सैंपल जो मिला है, प्रोडक्ट जो मिला है, वो सब क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। ठीक है। साथ ही साथ ये जो आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है ना, रूरल डेवलपमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड में जीआई टैग का क्या रोल है ना, जीआई टैग होने से उसका क्या रोल होता है, ये आपका मेंस का पर्सपेक्टिव में ज़रूरी हो जाता है। ओके। गवर्नमेंट एक्सटेंड चालू लोकू ग्रीटिंग्स। सो आपका चालू लोको का फेस्टिवल अभी चल रहा है ना, आज का डेट पे चालू लोको का फेस्टिवल चल रहा है 25 नवंबर। सो ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है जिसको नोक्टे ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश मेनली जो तिराप में रिसाइड करता है वो सेलिब्रेट करता है। सो की फीचर्स फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट क्या हो जाता है, आपको पूछ सकता है ये कौन सा मतलब कौन सा ट्राइब का है फेस्टिवल और किस तरह का फेस्टिवल है, वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। तो ये फेस्टिवल में जो गॉडेस है रंग, उसको प्रॉस्पेरिटी और वेलबींग्स के लिए यूजली प्रे किया जाता है। और इसको नवंबर में आफ्टर मतलब हार्वेस्ट सीजन में इसको किया जाता है। ठीक है। सो चौलू का मतलब होता है पेडी और लोकू का मतलब है फेस्टिवल, यानी कि पेडी फेस्टिवल है। ठीक है। और यहाँ में कम्युनिटी डांस लाइक जैसे कि पुंगतो नंगसंग इस तरह का डांस को किया जाता है। ठीक है। बिलॉव्ड हिंदी सिनेमा स्टार धर्मेंद्र दाई सेड 89। सो ये बहुत
दुखी न्यूज़ है ना, जहाँ में आवर हिंदी सिनेमा का स्टार एट द एज ऑफ 89 इन मुंबई में वो मर गया है, धर्मेंद्र। ठीक है। सो उसके बारे में, उसका 65 इयर्स ऑफ द कैरियर इन हिंदी सिनेमा में ही हैज़ एक्टेड ओवर 300 फिल्म्स, है ना। एंड ही इज़ नोन फॉर हिज आइकॉनिक रोल्स इन फिल्म लाइक सत्यकाम, शोले एंड मेनी अदर क्लासिक मूवीज। Sorry. He is considered as one of the most beloved and influential actors in Bollywood history. उसके साथ साथ उसको जमाना में एंशियन समय मतलब हिंदी सिनेमास का अर्ली फेजेस में उसको ग्रीक गॉड माना जाता था, उसका लुक्स के लिए, है ना, बहुत ब्यूटीफुल लुक्स के लिए। सो दूसरा, अरुणाचली डिटेन एट संघाई एयरपोर्ट। ठीक है। सो आज का ये जो एक्सट्रैक्ट में आगा न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा होगा कि एक अरुणाचली सिटीजन जो बिलोंग करता है रूपा इन वेस्ट कमिंग से, उसको सांघाई एयरपोर्ट में बाय द चाइनीज इमिग्रेशन अथॉरिटी 19 आवर्स के लिए उसको डिटेन करके रखा था। सो हर नेम इज पेमा वांगचुंग थोंगदुक। सो वो करेंटली रिसाइड करता है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में, और वहाँ से ऑन द वे टू जापान था थ्रू द कनेक्टिंग फ्लाइट थ्रू संघाई से जाना था। ठीक है। सो सी वॉज स्टॉप बाय द चाइनीज जो इमिग्रेंट ऑफिसर्स है, क्योंकि उसका पासपोर्ट में मेंशन किया गया था कि उसका बर्थ प्लेस अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। सो इसमें उसको स्टॉप करके डिटेन करके रखा गया था, और एज ए रिजल्ट उसका फैमिली मेम्बर्स का इंटरवेंशन थ्रू इंडियन ऑफिसर्स के थ्रू, और उसके लेटर बाद में उसको रिलीज़ किया गया है, जिसके चलते वो कंट्री से लीव कर सका है। तो इसमें एक इशू मतलब एराइज होता है चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश का इशू। ठीक है। तो ये जो इशू है ये बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग एंड कॉम्प्लेक्स ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट इशू है। ठीक है। तो ये इश्यू को हम पहले चाइना का पोजीशन से देखेंगे, उसके बाद इंडिया का पोजीशन से। ओके। सो चाइना का पोजीशन में हमको क्या मालूम होता है, चाइना जो अरुणाचल प्रदेश को जांगनम या तो साउथ तिब्बत बोल के वो क्लेम करता है। ही अकॉर्डिंग टू चाइना वो लोग 90 किलोमीटर जो स्क्वायर ऑफ द रीजन है वो प्राइमरीली वो लोग का जुरिडिक्शन और वो लोग का टेरिटरी अंदर आता है। ठीक है। सो चाइना का ये क्लेम जो बेसिकली हिस्टोरिकल टाइज से वो लिंक करता है। तो बीजिंग ये बोलता है कि एक हिस्टोरिकल का टाइज हैव एग्जिस्टेड बिटवीन द मोनेस्ट्रीज इन द तवांग एंड तिबेटियन कैपिटल लासा। ठीक है। तो वो सिंस तिब्बत जो उसका पार्ट है, दैट मीन्स ये रीजन भी उसी का पार्ट होगा। रिलीजियस का कनेक्टिविटी वो दिखाता है। सेकेंड, चाइना जो मैकमोहन लाइन जो बनाया था आपका सिमला कॉन्फ्रेंस ऑफ द 1914 में, उसको वो रिजेक्ट करता है। ये सिमला कॉन्फ्रेंस में ब्रिटिश इंडिया, तिब्बत एंड चाइना ये तीनों मिलके इसको कॉन्फ्रेंस को रखना था, है ना। एंड यहाँ में जो मैकमोहन लाइन है, ये लाइन का डेमोक्रेटिक जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उसको वो मार्क करने के लिए वो लोग साइन किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें चाइना का जो इवेन चैंग है जो मिनिस्टर था वो बैकआउट कर लिया। ठीक है। उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, चाइना पीरियोडिकली बहुत बार अटेम्प्ट किया है उसका जो स्टैंडर्डाइजेशन या तो रीनेमिंग ऑफ द लोकेशंस इन अरुणाचल प्रदेश, है ना। साथ ही साथ वो अपना ही ओन मैप्स को वो इश्यू किया है, जहाँ में वो अरुणाचल को एज द पार्ट ऑफ द चाइना वो शो करता है। ठीक है। साथ ही साथ वहाँ में बिल्डिंग ऑफ द सिविलियन सेटलमेंट इन द बॉर्डर डिस्प्यूटेड एरिया, वो भी उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लेम को और भी बढ़ाता है। सो इंडिया का पोजीशन क्या होता है, इंडिया जो रिजेक्ट करता है चाइना का ये क्लेम को, वो मेंटेन करता है कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही मतलब अनडिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी है, और मैकमोहन लाइन को वो एक लीगल बाउंड्री और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिंस इंडिपेंडेंस वो मान के चलता है। ठीक है। सो वो अकॉर्डिंग टू इंडिया क्रिएटिव नेमिंग कभी भी उसका रियलिटी को चेंज नहीं कर सकता है, और रियलिटी ये है कि अरुणाचल प्रदेश एक इंटीग्रल एंड इन अलाइनेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया है, हमेशा था और हमेशा रहेगा। ठीक है। सो दूसरा न्यूज़ जो आपका ये न्यूज़ डिटेंशन के साथ आता है वो है स्टेपल वीज़ा। स्टेपल वीज़ा क्या होता है उसको आप देख लीजिए। स्टेपल वीज़ा ये एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स इश्यू किया जाता है सेपरेट पीस ऑफ पेपर में, और उसको वो किसके साथ अटैच करता है, आपका पासपोर्ट के साथ पिन के साथ, सेफ्टी पिन या तो स्टेपल पिन के साथ अटैच किया जाता है, एक्स्ट्रा पेपर सेपरेट पेपर, इसीलिए हम इसको स्टेपल बोलते हैं, स्टेपल। ठीक है। रादर देन फिक्स करने का या तो स्टैम्प डायरेक्ट डालने का बदली, जैसे कि पासपोर्ट में आप जब भी बाहर जाते हैं कोई भी कंट्री आपका उसको स्टैम्प मारता है, लेकिन वो लोग पासपोर्ट में स्टैम्प नहीं मार के बल्कि एक सेपरेट पेपर देता है, उसको पासपोर्ट के साथ स्टेपल करता है, उसी को हम स्टेपल वीज़ा होता है बोलता है। तो ज़्यादातर चाइना का ये प्रैक्टिस ज़्यादातर आप देखने से
इसको वो एज अ पॉलिटिकल टूल इन डिस्प्यूटेड रीजन्स ऑफ इंडिया ओवर अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर में वो यूज़ करता है। ठीक है, रिमेंबर इंडिया में अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। तो पर्पस ऑफ द स्टेपल वीज़ा क्या होता है? मेन पर्पस ये है कि वो अपना पॉलिटिकल स्टेटमेंट बनाता है कि वो बोलता है कि जो कंट्री इसको इश्यू कर रहा है ना, पर्टिकुलर जगह को वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी ना उसको नहीं मानता है, मतलब उसको अपना ही सॉवरेनिटी के अंदर में लेके आता है। ठीक है, सो सो एग्ज़ाम फॉर्मेट में इसलिए स्पेशली आपका जो मेंस का फॉर्मेट में इंडिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में ये डिस्प्यूटेड रीजन जो पड़ता है उसको आप इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम लोग पढ़ सकता है ना। साथ ही साथ ये स्टेपल वीज़ा में इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेटिक इम्प्लीकेशंस क्या होता है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, स्पेशली ये लोग सब जीएस पेपर 2 में आता है, जीएस का पेपर 2 में। ठीक है, ये सब आता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है दोनों कंट्रीज में जो फॉर्म करता है वो किस तरह से डिप्लोमेटिक इंसिडेंट्स को कैसे वो कर्टेल कर सकता है ना। साथ ही साथ इंटीग्रल एंड इन अलाइनमेंट इसका कोर कंसेप्ट क्या है इंडिया और जम्मू कश्मीर को लेके, है ना, ये आपको पढ़ना होता है। ठीक है, उसके अलावा पंचशील जो प्रिंसिपल्स था फॉरेन पॉलिसी जो इंडिया अप्रोच यूज़ किया था आफ्टर द इंडिपेंडेंस उसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और प्रीलिम्स का लेवल में इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जैसे करंट अफेयर्स में आपको बहुत सा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक टाइप्स का जो क्वेश्चन है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हाई लेवल डिप्लोमेटिक विजिट्स जो होता है उसका इम्पोर्टेंस। ठीक है, और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि आपका सागरमाला जो प्रोजेक्ट है, मल्टी प्रोजेक्ट है, वो सब मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, ये सब आपको एग्जाम का फॉर्मेट में देखना होगा। जस्टिस सूर्यकांत टेक्स oath as 53rd Chief Justice of India. So recently, Justice Suryakant he has taken oath as the 53rd Chief Justice of India. और ये जो आपका राष्ट्रपति भवन में ये सेरेमनी प्रिसाइडेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वो हुआ है। और ये जो चीफ जस्टिस रहेगा फॉर द 15 मंथ्स टिल 9 फरवरी 2027 तक वो रहेगा। ठीक है, सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आता है जिसमें स्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताया जाता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो भी ये आर्टिकल के अंदर में है। अपॉइंटमेंट ऑफ अदर चीफ जस्टिस ऑफ अदर सुप्रीम कोर्ट जजेस के बारे में भी है। उसके साथ साथ कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द मतलब जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है वो सब आपका आर्टिकल 124 के अंदर में आता है। ओके, सो ये जो एग्ज़ाम के फॉर्म में प्रीलिम्स का लेवल में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यहाँ मैं स्लाइड में प्रीलिम्स का लेवल में आपको कौन सा करेंट चीफ जस्टिस है, कितना नंबर चीफ जस्टिस है, कौन सा आर्टिकल में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंस में ज़्यादातर जुडिशियल का जो पावर होता है, जुडिशियल पावर्स, ठीक है, जुडिशियल पावर्स या तो जुडिशियल ओवर रीच जो होता है, ये सब टर्म आपको पढ़ना है। ये मेंस में ये जुडिशियल ओवर रीच का टर्म्स आपका इस बार का जीएस पेपर 2 में पूछ चुका है मेंस का। इस बार का मेंस 2024 हुआ था, है ना, उसमें ये पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन ड्रिप इरिगेशन हेल्थ। ठीक है, सो आपका अगर न्यूज़ का कंटेंट को आप देखेगा, अंजाव का कृषि विज्ञान केंद्र ओकेशनल ड्रिप प्रोग्राम है उसको वो लोग कंडक्ट किया है। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग ड्रिप प्रोग्राम के बारे में अगर हम देखेगा, ये क्या प्रैक्टिस है? ये ऐसा प्रैक्टिस है जहाँ में हम फार्मर्स और टेक्नीशियन को सिखाते हैं कि वो किस तरह से डिज़ाइन, इंस्टॉल, ऑपरेट एंड मेंटेन करें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम को, जहाँ में वाटर एंड फर्टिलाइजर्स को इफ़िशिएंटली यूज़ करने का ट्रेनिंग सिखाना इन ड्रिप मेथड, ड्रॉप मेथड्स में। तो एग्जाम फॉर्मेट्स में आपका जो जीएस पेपर 1 होता है एज वेल एज जीएस पेपर 3 होता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मर इनकम्स में, प्रोडक्टिविटी में, गवर्नेंस में, वाटर कंजर्वेशन का टॉपिक में, है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप्स, ये कंसेप्ट के अंदर में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ वाटर स्कर्सिटी को लेके इस बार का क्वेश्चन जीएस का पेपर 2 में पूछा गया था। ठीक है, वो किस तरह से जियो पॉलिटिक्स को चेंज करता है, ये क्वेश्चन पूछा था, रिमेंबर। ओके, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड सफ्रान लिंक पैक टू मैन्युफैक्चर हैमर प्रिसाइज एंड गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स इन इंडिया।
सो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैक्ट साइन किया है आपका बेल और सैफरन। बेल मतलब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो कि इंडियन पब्लिक सेक्टर डिफेंस फर्म है, एंड सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस फर्म ऑफ द फ्रांस, फ्रांस का डिफेंस फर्म है। वो दोनों मिलके हैमर वेपन सिस्टम, हैमर मतलब हाईली एगाइल मॉड्यूलर मुनिशंस एक्सटेंडेड रेंज प्रिसाइसिंग जो सिस्टम है डिफेंस सिस्टम, उसको बनाने का दोनों जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है, साइन किया है। इसमें एयर टू ग्राउंड वेपन सिस्टम वो लोग बनाएगा। रिमेंबर, एयर टू ग्राउंड सिस्टम, कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है प्रीलिम्स में, हमर जो क्या है, तो रिमेंबर वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम है, वेपन सिस्टम है। और इसको बेल जो कि इंडिया का पब्लिक सेक्टर डिफेंस फर्म है, और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक एंड डिफेंस जो कि फ्रांस का फर्म है, वो दोनों मिलके जॉइंट वेंचर कॉरपोरेशन एग्रीमेंट किया है। एक्सक्यूज मी। सो इसमें आपको ये याद करना है, ये जॉइंट वेंचर है, यहाँ में बहुत हाई एक्यूरेसी प्रिसाइज एंड गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स बनाएगा, लाइक राफेल एंड तेजस, ताकि वो इंडियन एयरफोर्स और नेवी का कैपेबिलिटीज़ को और इंक्रीज कर सकेगा। ठीक है। उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये कंप्लीटली मेक इन इंडिया एज वेल एज आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंदर में आता है, जिसमें 60% जो शेयर होगा आपका बेल का होगा, 40% आपका सैफरन जो फर्म है फ्रांस का उसके अंदर में होगा। यहाँ में फाइनल असेंबलीज, टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस भी बहुत आगे जाएगा, मतलब उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है। सो ये एग्रीमेंट में दोनों का 50-50 शेयर होल्डर्स होगा, है ना। उसके बाद यहाँ में जितना हो सकेगा मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, है ना, एंड मेंटेनेंस ऑफ द हमर सिस्टम इन इंडिया करेगा, जिसमें 60% इंडिया जो लुक ओवर करेगा, 40% उसका फ्रांस करेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, असम चीफ मिनिस्टर इनाग्रेट्स सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी अंडर इंडो ऑस्ट्रेलिया एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। सो ये आर्टिकल में फॉर वेजिटेबल्स के लिए कतरी कामरूप डिस्ट्रिक्ट असम में एज ए पार्ट ऑफ इंडो इजराइल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, चीफ मिनिस्टर हेमंत विश्वकर्मा जो यहाँ में एक मेजर स्टेप उठा के इनाग्रेशन प्रोग्राम किया है स्टेट्स का एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। और ये जो आपका इजराइल का एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का असेसमेंट के साथ किया जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे कुछ कुछ हाईलाइट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद करना है। ये फार्मर्स और साइंटिस्ट का एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन हॉर्टिकल्चर अचीवमेंट, वो उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है। यहाँ में ट्रेनिंग प्रोग्राम इंक्लूड किया जाएगा, है ना, साइंटिस्ट और एज वेल एज फार्मर्स को एक्सपोज फार्मसिंग राइट टू द न्यू इरिगेटिंग सिस्टम। साथ ही साथ यहाँ में ऑटोमेटेड इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन सिस्टम भी यूज़ किया जाएगा। एंड यहाँ में 7 लाख सीडलिंग ऑफ द क्रॉप्स जैसे कि प्लांट्स लाइक पपाया, टोमेटो, मेरीगोल्ड, कलर्ड कैप्सिकम, लेट्यूस, ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इन 9 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द असम। और गवर्नमेंट ये जो प्रोग्राम के लिए सैंक्शन किया है 5.84 करोड़ ऑफ रुपीज़ फॉर द प्रोजेक्ट, एज वेल एज एडिशनल रुपीज़ 60 लैक्स जो लैंड डिपार्टमेंट के लिए दिया जाएगा। सो एग्जाम के लिए आपका इंडो इजराइल जो कॉर्पोरेटिव जो मॉडल है उसके बारे में, है ना, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का जो कॉर्पोरेटिव मॉडल है उसके बारे में आपको देखना होगा। ठीक है। वो एग्जाम का पर्सपेक्टिव के लिए वो इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। उसके अलावा आपका जो हाईटेक जो परमर सिस्टम है ना, हाईटेक फार्मिंग सिस्टम, वो किस तरह से आपका वाटर एफिशिएंसी करने में कामयाब रहेगा, इरिगेशन को और भी किस तरह से वो कंट्रोल्ड इरिगेशन में मदद करेगा, है ना, और किस तरह से वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, वो आपको एग्जाम का मेंस का पर्सपेक्टिव में देखना है। और ये आपका आता है जीएस पेपर 3 में। ठीक है। और जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी का सेक्शन में ये पूछा जा सकता है। ओके, होगा यहाँ में जैसे कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा ये प्रोडक्शन का वजह से, कैपेसिटी बिल्डिंग को, ट्रेनिंग और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द हब किस तरह से मॉडर्न फील्ड टेक्नोलॉजी और टेक्निक्स को डालने में मदद करेगा। ठीक है। और साथ ही साथ ये जो रीजनल डेवलपमेंट, नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो डेवलपमेंट है उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, रीजनल डेवलपमेंट में क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है। सजलन शाह कप वर्ल्ड कप, ठीक है, आपका इंडिया और बेल्जियम का मैच जो रीमैच ऑन ट्यूसडे होने वाला है। सो ये आर्टिकल बेसिकली इंडिया और बेल्जियम का जो हॉकी का रीमैच होगा उसके बारे में है। तो
आपका ये जो सुल्तान शाहजहां कप जो 2022-25 ये आपका इपो मलेशिया में किया जा रहा है। और ये मैच जो शुरुआत का जो मैच था हैवी रेनफॉल की वजह से, हैवी शावर की वजह से इसको स्टॉप किया गया था। उसके बाद ये मैच को फिर से रीमैच करके 2000 मतलब आज का डेट में खेला जा रहा है। ठीक है। ये मैच के बारे में आपको क्या पता है एग्जाम के लिए? एग्जाम के लिए ये प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव्स। ठीक है। तो ये जो सुल्तान अजलन शाह जो कप है ये एनुअली मेंस हॉकी टूर्नामेंट है, जिसको आपका जो होस्ट है मलेशिया में खेला जाता है। और इस बार इसमें इसको इफो मलेशिया में खेल रहा है। और ये मेन का ये परफॉर्मेंस में जो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है, यहाँ में जो फर्स्ट ओपनिंग मैच अगेंस्ट द कोरिया इंडिया उसको जीता है। ठीक है। और उसके बाद ये मैच को अभी फिलहाल इंडिया जो खेला जा रहा है होगा। तो एग्जाम का पॉइंट में कहाँ खेल रहा है और ये जो कप होता है किसके लिए खेला जाता है वो आपको पढ़ना है। इंडिया विंस वोमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप इन ढाका। ठीक है। इंडिया का जो वोमेन है वो लोग कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का टाइटल को वो लोग जीता है, चाइनीज को हरा के, चाइनीज ताइपी को हरा के। और ये इंडिया का सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव वर्ल्ड कप टाइटल है इन कबड्डी इन वोमेन्स फॉर्मेट। ये जो टूर्नामेंट था वो आपका ढाका बांग्लादेश में रखा था, जिसमें 11 नेशन जो पार्टिसिपेट किया है। ठीक है। प्रीलिम्स का पर्सपेक्टिव में ये याद रखो, विनर इस बार इंडिया है। ठीक है। उसके बाद ये इंडिया का सेकेंड विंग है ना। उसके बाद इंडिया का जो कैप्टन है रितु नेगी है। ओके। ये सब आपको याद करना है प्रीलिम्स का फॉर्म में। और दूसरा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इंडिया का जो पोजीशन है, करेंट पोजीशन एज द वर्ल्ड चैंपियनशिप, उसके अलावा इंडिया का जो रोल है इन द स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स कोई भी स्पोर्ट्स हो सकता है, हॉकी हो सकता है, एज वेल एज अदर गोल्फ हो सकता है ना, डेफ ओलंपिक हो सकता है। वहाँ में जो इंडिया का स्पेशली वोमेन वोमेन का जो रोल है इन द स्पोर्ट्स, इसको आप ऐसे का फॉर्मेट में भी बाहर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। ऐसे एज वेल एज ये आपका GS1 में आता है, GS2 में आता है, GS3 में आता है। वोमेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सिविल सर्विस में, तो आपको उसको सीखना है। साथ ही साथ ऐसे में भी आ सकता है वोमेन का जो रोल है करेंट स्पोर्ट्स में। ठीक है। और उसके अलावा कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ हुआ है उसको आपको देखना है, वो सब एग्जाम का कंटेक्स्ट में देखना है। थॉट ऑफ द डे है, व्हेन यू चेंज योर थॉट्स रिमेंबर टू ऑल्सो चेंज योर वर्ल्ड। जब आप अपना थॉट्स चेंज करेगा, योर लुकआउट टुवर्ड्स द वर्ल्ड ऑटोमेटिकली चेंजेस एंड एवरीथिंग चेंजेस। दिस स्टेटमेंट गिवन बाय नॉर्मन विंसेंट पहले। ओके। तो अभी हम लोग MCQ को देख लेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of recently GI tag items from Arunachal Pradesh and their respective category are correctly matched। ठीक है। अरुणाचल में बहुत GI tag है, ये सबसे करंट अफेयर्स न्यूज़ है, आप लोग उसको देख लीजिए। तो जैसे कि हो गया आपका आदिदाव, ये तो रिसेंटली हुआ है। मोम्पा हैंडमेड पेपर, ये भी रिसेंटली हुआ है। आदि अपोंग, ये भी इतना पुराना नहीं है, रिसेंटली है। तो ये सब करेक्टली मैच है, ये लोग सब जो GI टैग है। ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव होगा। Consider the following statement regarding Sultan Sazlan Shah Cup. Sultan, it's an annual invitation tournament for men's field hockey held in India. Now see, men's field hockey ये सही है, लेकिन held in India बोल रहा है, ये गलत हो गया। held in Malaysia। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक है। टूर्नामेंट इज नेम्ड आफ्टर फॉर्मर मोनार्की ऑफ मलेशिया। यस, नाइन्थ मोनार्की ऑफ मलेशिया जो था उसके नाम पे इसको, वो हॉकी का बहुत बड़ा फैन था और हॉकी गेम को प्रोमोट करता था, इसीलिए उसका मतलब इन मेमोरी में रखा गया है। इंडिया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन द हिस्ट्री ऑफ टूर्नामेंट विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल वन। नो, सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल जो जीता है वो है ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आता है इंडिया। ठीक है। इंडिया अभी तक 5 टाइम जीता है, ऑस्ट्रेलिया 11 टाइम्स। ऑप्शन होता है ओनली वन, दैट इज दिस वन। ठीक है। With reference to recent pact between Bharat Electronic Limited and Safran Electronics and Defense for the production of Hammer weapon system, consider the following. Hammer, highly agile modular munition extended range, is a precise guided surface to air missile. Now see, इसको ध्यान दो, यहाँ surface to air missile लिखा है, लेकिन वो surface to air नहीं है, air to ground है ना। air to ground या तो ground to air missile है, surface to air नहीं। तो ये गलत हुआ।
Weapon system is primarily intended for deploying on fighter aircrafts like Rafale and Tejas. ये सही है. Joint venture aims to achieve high indigenous level. Yes, आत्मनिर्भर का डिफेंस के अंदर में है. तो ऑप्शन हो गया ये. होगा. Justice Suryakant took oath as the 53rd Chief Justice of India, who administrated the oath of the office to him. है ना. सुप्रीम कोर्ट का जो ओथ होता है वो कौन लेता है, कौन लेने देता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ. ठीक है, उसको याद रखो. ये लोग इस तरह का क्वेश्चन, ये लोग रिपीट क्वेश्चंस आता है एग्जाम में. ठीक है, होगा. आज का न्यूज़ एनालिसिस इतना ही है. आई होप आपको समझ में आया है. ठीक है, और काइंडली इसको फॉलो करें, हमें सपोर्ट करें. ठीक है, थैंक यू सो मच.